तो हाँ भाई, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो अपना एक छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आपने सुन रखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ अपन कोशिश करेंगे कि जो मेंडल जेनेटिक्स के बाद अपना जो प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, या फिर आप उसको और क्या बोलते हैं, मोलिकुलर जेनेटिक्स जो आप बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा अपन ट्रांसक्रिप्शन देखें। किसके कंपैरिजन में? स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में। मतलब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन अपन लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी जाएंगे। तो चलिए सुनते रहिएगा, मजा होता आएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप सब लोग जानते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 47 पुरानी वाली पे आ जाओ, और अगर नई है तो मेमोरी ग्लैंड के आगे पेज नंबर 31। नई में आ जाइए पेज नंबर 31 पे, और पुरानी पे आ जाइए पेज नंबर 47 पे। टॉपिक है आपके पास, वहाँ पे लिखा है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहली हेडिंग जो एनसीईआरटी कहती है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हम सबको पता है जेनेसिस मतलब होता है बनना। किसको बना रहे हैं अपन? स्पर्म को। कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। चलो, स्पर्म को बनाना है, जेनेसिस स्पर्म का करना है। अब कैसे होगा वो थोड़ा कोशिश करना सोचने की। अब चलो, मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें हाइपोथैलेमस के बारे में पता होगा, तुम्हें पिट्यूटरी के बारे में पता होगा। अब वो है क्या क्या चीज़ें आपके पास? एक मास्टर में ऐसे ही रिवाइज करते हैं ना, एक आपके पास मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड होता है, जैसे आप लोग क्या बोलते हो बच्चे? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे ही कौन बैठी रहती है? पिट्यूटरी। ये सब आपने सुन रखा होगा। मास्टर्स और मास्टर ग्लैंड्स में क्या होते हैं? सेवरल न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिन्हें प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। हाँ, ये सब आपने सुना होगा। फिर आगे वाले पार्ट को अपन ने कहा था एंट्रोपिट्यूटरी। पीछे वाली कौन होती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैं ये सब क्यों याद करा रहा हूँ? अरे यहाँ पे आएगा अभी GnRH, जो स्टिमुलेट करेगा एंट्रोपिट्यूटरी को, जिससे क्या रिलीज कराओगे? FSH और LH। तो मैं बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए, एंट्रोपिट्यूटरी से आपके पास 6 ट्रॉफिक हार्मोन निकलते हैं। याद करो, एनसीईआरटी लिखती क्या है? 5 निकलते हैं, लेकिन समरी में क्या लिखती है कि 6 ट्रॉफिक हार्मोन निकलते हैं। अरे याद करो भाई। चलिए, तो आपने अभी अपन को करना क्या है? रफली अपन को गैमेटोजेनेसिस करनी है। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे हैं, स्पर्म को बनाना है। तो स्पर्म को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइपोथैलेमस से रिलीज कराना पड़ेगा GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 ट्रॉफिक हार्मोन को निकालेगा। पहला कौन सा है आपके पास? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तुम्हें पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल्स में क्या कहते देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH, जो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता था जाके। चलिए, तो मेरा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए बच्चे? FSH और LH। कैसे चाहिए बता रहा हूँ, वेट करिए। चलिए, अब स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ, एक पहले बहुत सवाल पूछा जाता था कि अगर मुझे हेल्दी गैमेट्स बनाना है तो मुझे कौन कौन से विटामिन चाहिए? विटामिन A और विटामिन E। अगर मेरी बॉडी में विटामिन A और विटामिन E की अबंडेंस है तो मेरे पास जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे बच्चे? हेल्दी। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसको डिवाइड करती है एनसीईआरटी 2 पार्ट में। सबसे पहला कौन सा है बच्चे? सबसे पहले कहती है एनसीईआरटी की पहले साइटोप्लाज्म बनाओ। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अच्छा, पहले क्या बनाएंगे अपन? साइटोप्लाज्म। और दूसरी जो प्रोसेस अपन को पढ़नी है, जिससे नीट में 2 बार सवाल भी पूछा गया है, वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस को और क्या कहते हैं? स्पर्म एट लियोसिस। अच्छा, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेट लियोसिस, अभी मैं एनसीईआरटी की लाइन भी दिखाऊंगा, तुम वेट तो करो दोस्त। चलिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म से कुछ आउटग्रोथ निकाल देंगे, जिससे क्या बन जाएगा? स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर, जैसे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस का नाम। चलिए, तो अपन करेंगे क्या? सबसे पहले एक और चीज़, एनिमल टिश्यू आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था ये जो आपके पास टेस्टीज होती हैं वो लाइंड होती हैं किससे? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। और उसी एपिथेलियम को अपन लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम बच्चे? जर्मिनल एपिथेलियम। तो चलिए करेंगे क्या अपन जर्मिनल एपिथेलियम बनाने के लिए? सबसे पहले मेरे पास है प्राइमोडियल जर्म सेल। कौन सी सेल है बच्चे? प्राइमोडियल जर्म सेल। ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, उसे प्यार से मैं कह रहा हूँ PGC, प्राइमोडियल जर्म सेल। और ये इसको प्यार से और क्या कह सकते हैं? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम को अपन लोग और क्या बोलते हैं बच्चे? जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? जर्मिनल एपिथेलियम। चलो, ये सब तो भाई एनिमल टिश्यू की बातें हो गई। चलिए, अब प्राइमरी जर्म सेल थी आपके पास, जो कि कैसी थी? डिप्लॉइड। इसमें क्या कराओगे? माइटोसिस। जैसे ही तुमने माइटोसिस कराया तो एनसीईआरटी तुम देखोगे तो अगले पेज पे तुम्हें एक डायग्राम दिखेगा। वहाँ माइटोसिस कराओगे तो आपके पास 2 सेल्स बनेंगी, जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब 2 बारी वो डायग्राम ही सवाल में दिया गया है, तो उसने किया क्या ना, एनसीईआरटी ने इनका फिर से माइटोसिस करा दिया, तो 4 सेल्स और बन गई। और ये जो 4 सेल्स बनी वो किसकी बनी है बच्चे? स्पर्मेटोगोनिया की। और ये भी कैसी होती है? डिप्लॉइड सेल। अरे सेल डिवीजन में अपन ने पढ़ा है माइटोसिस हमेशा किस में होती है? डिप्लॉइड सेल में। किसके केस में? एनिमल। याद रखना, एनिमल में ही सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है, प्लांट में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में हो जाती है। और इसका एक एक्सेप्शन भी था,
हनी भी, याद करिए। अच्छा, तो चलिए, स्पर्मेटोगोनिया आपके पास डिप्लॉइड सेल थी। हाँ जी, बिल्कुल डिप्लॉइड सेल थी। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो आपके पास बने, एक और चीज़ बताता हूँ, आपने पहले माइटोसिस कराई प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर, फिर आपके पास बने स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं ना, ये भी बेटे दो प्रकार के बनते हैं, एक बनता है टाइप ए, एक बनता है टाइप बी। अच्छा, चलो सेल डिवीजन में मैं भी याद दिलाता हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि कुछ सेल्स जो होती हैं वो G1 फेज से एग्जिट कर जाती हैं और मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में चली जाती हैं, जिसका नाम होता है G0 क्वोशेंट फेज। याद है भैया? एक को अपन लोग कहाँ कर देंगे? G0 फेज में, और एक की अपन क्या कराएंगे? डिवीजन। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक टाइम के बाद स्पर्म बनना ही खत्म हो जाते हैं। मेल्स में स्पर्मेटोसिस चलती ही रहती है। कब से स्टार्ट होती है बच्चे? प्यूबर्टी से, और जब तक आदमी जिंदा है तब तक वो चलती रहेगी। लेकिन फीमेल में अपोजिट चलता है, अगर याद हो आपको, मिनार्के से मीनोपॉज तक। तो अभी तो अपन इस पे आओ, एक को तो अपन ने किस में फेज दिया? G0 फेज में। एक की अपन लोग क्या कराएंगे बच्चे? ग्रोथ। चलो, ये आपने स्पर्मेटोगोनिया पकड़ा, इसकी अपन ने क्या करा दी? ग्रोथ। सबसे पहले मैंने क्या कराया बच्चे? माइटोसिस। दूसरे फेज में मैं क्या करा रहा हूँ? ग्रोथ। अच्छा, जैसे ही मैं ग्रोथ करा दूंगा ना, अब मेरे पास जो सेल बनेगी इसका नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम होता है बच्चे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसी होती है? डिप्लॉइड। हाँ जी, बिल्कुल डिप्लॉइड रहेगी। अब ये जो तुम्हारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, ध्यान सुनना, ये जो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, इसमें अपन कराएंगे मियोसिस 1। और आप सबको पता होगा कि मियोसिस 1 कैसा डिवीजन होता है बच्चे? रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब आपने 2n से स्टार्टिंग करी थी, अब आपके पास जो दो सेल्स बनेंगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं कि यहाँ पे जो आपने मियोसिस 1 कराया, जो कि रिडक्शनल डिवीजन था, ये इक्वल है या अनइक्वल? अरे देखो, दो सेल्स बनी हैं, वो इक्वल साइज की या फिर अनइक्वल? इक्वल। लेकिन फीमेल में कैसा होता था? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती थी। अगर याद हो, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती थी छोटी सी, और आपके पास सेकेंडरी साइड बनता था, जो कि जिसका साइज मतलब अलग होता था फर्स्ट पोलर बॉडी से। चलो खैर छोड़ो, वो तो अपन आगे देखेंगे। चलिए, तो मियोसिस 1 आपने कराई। मियोसिस 1 कराने के बाद ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपके पास क्या बन चुका है बच्चे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चलिए बढ़िया, आपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है? हैप्लॉइड है। अच्छा, हैप्लॉइड है। अब चलो थोड़ा सा मैं चलूँ सेल डिवीजन में, थोड़ा सा बस। आपने मियोसिस 1 करा दी? हाँ, करा दी। अब मियोसिस 1 कराने के बाद मियोसिस 2 की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वहाँ एनसीईआरटी पूछती है सेल डिवीजन में कि आपने पहले रिडक्शनल डिवीजन करा दिया, आपने क्रोमोसोम आधे कर दिए, आपने क्रोमोसोम को कंजर्व कर दिया। अरे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस याद करिए। हाँ, अब हमें मियोसिस 2 क्यों करानी है? रीज़न, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डबल क्रोमेटेड के साथ हैं, और इन्हें अगर हमें हैप्लॉइड करना है तो इनको सिंगल क्रोमेटेड के साथ लेके जाना पड़ेगा। भाई याद करिए, आपने मियोसिस 1 करा दी, दो सेल्स बन गई। अब मियोसिस 1 कराने के बाद मैं क्या कराऊंगा? मियोसिस 2। और जैसे ही मैं मियोसिस 2 कवर करूंगा, एक सेकेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे मियोसिस 2 खत्म करूंगा, मेरे पास 4 छोटी छोटी सी सेल्स बनेंगी, जिनके अंदर n आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे और c अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। n और c कंटेंट डीएनए आपके पास बन जाएगा। ये 4 सेल्स जो बनी है इन्हें बोलते क्या हैं? स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पर्मेटिड। अब पता बच्चा कंफ्यूज किस चीज़ में होता है, ध्यान सुनना, कि पहले टिड बनता है या जोआ। अरे मैं तो तुमसे इतना कहता हूँ, ABCD पढ़ी है, तो ABCD में पहले टी आता है या फिर Z? टी। तो पहले कौन बनेगा? स्पर्मेटिड। अब तुम बुद्धि का उपयोग करके बताओ, तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे तुमने एनिमेटेड वीडियो देखे होंगे, क्या ये स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड जैसा, स्पर्म जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अब क्या करना है? इसकी साइटोप्लाज्म की आउटग्रोथ करानी है। अब वो कैसे होती है, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं आगे बताने वाला हूँ। अब इसके साइटोप्लाज्म की अपन क्या कराएंगे बच्चे? आउटग्रोथ। और जैसे ही साइटोप्लाज्म की आउटग्रोथ करा दोगे ना, तो ये स्पर्म जैसा एक क्यूट सा स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चलो सुनो तो सही, मैं यहीं से नीट के सवाल लेके आता हूँ। मेरे पास था क्या? स्पर्मेटिड। मैंने बना क्या दिया? स्पर्मेटिड से स्पर्म, जिसे और क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोजोआ। हिंदी में क्या बोल देते हैं? अरे हिंदी में बोलते होंगे यार हिंदी में वो क्या बोलते थे यार, वो मूवी में था ना, पता नहीं, भूल गया। हाँ, तो स्पर्मेटिड से अपन लोग क्या बना देंगे? स्पर्मेटो, हाँ फैदा, फैदा हिंदी में क्या बोलते थे? फैदा। हाँ, तो क्या, छोड़िए, स्पर्मेटिड से अपन ने क्या बना दिया अभी? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी सवाल क्या पूछती है, ध्यान सुनना। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो प्रोसेस का नाम क्या होता है? ये ऊपर लिखा मैंने, कहाँ गया? हाँ, ये अपन ने ऊपर लिखा था स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटलियोसिस। मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो प्रोसेस लगती है उसका नाम क्या है? स्पर्मेटलियोसिस, जिसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन याद रखना उसका दूसरा नाम भी। फिर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गोल्जी बॉडी। अरे भाई साहब, केमिकल मॉडिफिकेशन या फिर सेल ऑर्गेनल का मॉडिफिकेशन कौन कराती है? गोल्जी बॉडी। दूसरा मैं तुम्हें एक और बता रहा हूँ। हेलो, सर्टोली सेल का नाम सुना है?
हाँ 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 सुना है। सर्टोली सेल्स, याद करो, सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती थी? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, याद है ऐसा कुछ? ये जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है ये क्या करेगी? स्पर्मेटेड से क्या बनवा देगी? स्पर्मेटोजोआ। अब सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सुनो तो सही, सुनो सही। एक नॉर्मल सेल डिवीजन वाले सवाल क्या पूछेगा आपसे? बोलेगा आपके पास है एक प्राइमोडियल जर्म सेल। कितनी सेल है बच्चे? एक प्राइमोडियल जर्म सेल। तो बताओ कितने स्पर्म बने? अरे दिखना है ना, 4 स्पर्म बने। और कंफ्यूज करना होगा, वो बोलेगा तुम्हारे पास है 25 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बताओ स्पर्म कितने बने? हेलो, एक बोलेगा, वो बोलेगा क्या? एक आपके पास क्या है, मतलब आपके पास 25 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है? कितनी है बेटे? 25 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्म कितने बनना है तुम देख लो भाई। एक से कितने बने? दो, दो से कितने बनेंगे? 4। तो 25 से कितने बन जाएंगे? 100। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रही बात? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म है? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने हैं? 2। अगर वो उसने बोला एक का बताओ, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनना है बेटे? 2 ही तो बनना है स्पर्म। सिंपल सी बात। अब सुनो, सुनो तो सही। अब मेरे पास स्पर्म तो बन चुका है, हाँ जी बन चुका है। मैंने बोला स्पर्मेटेड से ये जो स्ट्रक्चर, ये किसका बच्चे? स्पर्म का। लेकिन अब तुम खुद बुद्धि का उपयोग करके बताओ, ये स्पर्मेटेड था क्या? ये स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर था? नहीं था। स्पर्मेटेड से अपन ने क्या बना दिया? ये स्पर्म। अब एक 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 चीज़ और, स्पर्म के हेड पे ये जो ए लेबलिंग है, इस पे होता है एक्रोजोम। कौन होता है बच्चे? एक्रोजोम। अब ध्यान से सुनना, सवाल पूछा जाता है एक्रोजोम कौन बनाती है? एक्रोजोम इज फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी एंड इज अ बिग लाइसोसोम। सुना है? ये लाइन तो बार बार रिपीट हुई है बे नीट में, कि पूछेगा क्या कि ये बनाया किसने है? गोल्जी बॉडी। और असलियत में है क्या? एक लाइसोसोम। क्यों है लाइसोसोम? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बच्चे। कौन कौन से एंजाइम? अरे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम सुना है? फिर जोनालाइसिन सुने हो या नहीं सुने? और एनिमल सीमेंट का नाम क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड। तो उसको डिग्रेड करने के लिए कौन होती है? हाइलुरोनिडेज। भैया ये नाम सुने या नहीं सुने? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। अब ये सब एंजाइम इसके पास रहेंगे, एक्रोजोम के पास, ताकि स्पर्म मतलब स्पर्म उनके पास जाए और उसको से कोरोना डीटा को गला के या फिर डिग्रेड करके ज़ोना प्लूसिडा तक जाए। फिर वहाँ पे ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं, वो सब मैं आगे नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल। फिर और तुमसे क्या पूछा जा सकता है? वैसे पूछे तो बहुत सारे सवाल जा सकते हैं, लेकिन अपन को 15 मिनट में ही कवर करना है ना। फिर यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होती है। अब एक सिंपल सा सवाल जो पूछ लेगा कि कितने पार्ट होते हैं, सबसे पहला कौन है बच्चे? हेड। अच्छा, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? हेड। फिर हेड के बाद आपके पास बीच में को थोड़ा सा कौन आता है? नेक। बिल्कुल जरा सा प्रेजेंट होता है, कौन? नेक। फिर उसके बाद आपके पास कौन है? ये पूरा मिडिल पीस। फिर कौन है आपके पास? मिडिल पीस। और लास्ट में आपके पास कौन है बच्चे? जे टेल। हाँ जी। अब सुनो सुनो, एक और सवाल है, एक और सवाल। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, हाँ जी बिल्कुल, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। कौन कौन से सेंट्रियोल? अरे मतलब 2 सेंट्रियोल होते हैं। जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये दिख नहीं रहा यार कलर, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला जो सेंट्रियोल है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। कौन सा सेंट्रियोल बच्चे? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और पता, जब मैं तुम्हें वो बता, मतलब अपन जब रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो अपन ऐसा बोलते हैं ना कि स्पर्म का हेड एंटर कर जाता है ओवम के अंदर। हाँ हाँ कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि वो देखो, हेड में न्यूक्लियस था, वो तो जाना ही चाहिए। साथ में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की भी आवश्यकता होती है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प इन क्लीवेज। अरे जब डिवीजन कराना होगा तो सेंट्रियोल क्या मन से आ जाएगा? कैसे? अरे यार। फिर चलो सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में एनसीडी लिखती है कि G1 और G2 फेज जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। किस में? मोरेला वाली स्टेज में। अरे 8 से 16 को मोरेला कहते हैं, उसमें क्या हो जाती है? स्किप G1 G2। तो तुम बताओ सेंट्रियोल कैसे बनाओगे? तो सेंट्रियोल बनाने के लिए मेरे को कौन सा चाहिए? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि कौन प्रोवाइड करती है? स्पर्म। ये याद रखना। और ये जो नीचे की तरफ आपके पास सेंट्रियोल होता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चे? डिस्टल। नीचे की तरफ कौन सा है? डिस्टल। अरे ऊपर वाला पहले मतलब प्रॉक्सिमल, नीचे वाला डिस्टल। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, अगर पूछ ले ये क्या करता है, तो याद रखना ये कन्वर्ट होता है एक्सियल फिलामेंट में। कौन से फिलामेंट में? अरे ये जो टेल है, इसमें ये बीच में फिलामेंट दिख रहा है, हाँ हाँ, ये किसने बनाया? डिस्टल ने। अरेंजमेंट पूछ ले तो याद रखना 9+2 अरेंजमेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक की अपन बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में होता है 9+0। खैर उतना अपन नहीं जाते हैं। ये फ्लैजेला है ना, हाँ जी ये फ्लैजेला है। अच्छा, अब मैं तुम्हें है ना इसी को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, बस 5 मिनट और। इसी को मैं रिलेट करूंगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। कैसे? ध्यान से सुनना, सुनो तो सही। हमारे नेचर में, हमारी बॉडी में 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। या तो वो होंगे कौन से? वाटर सोल्यूबल, या फिर होंगे कौन से? लिपिड सोल्यूबल। हमें सबको पता है, लेकिन अब तुम थोड़ा क्लासिक सुनना। हमारे पास क्या होते हैं? या तो हार्मोन का जो रिस्पॉन्स होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, हाँ जी, या फिर हार्मोन का वो रिस्पॉन्स होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। ये सब आपने सुन रखा है। या तो हार्मोन अंदर जाके काम करेगा, डायरेक्ट जीनोम को चेंज करेगा, या फिर
बाहरी सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता रहेगी। ये सब तुमने सुन रखा है। अब मैं आपसे बोल क्या रहा हूँ, मुझे बनाना क्या है यहाँ पे, कहाँ गया, हेलो, हाँ, मैंने आपसे अभी तक बोला क्या, हमने हाइपोथैलेमस से निकाला था GnRH, वहाँ से उसने स्टिमुलेट किया FSH और LH, FSH और LH। देखो भाई, एंट्री पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होते हैं सब कैसे होते हैं बच्चे, प्रोटीनेशियस। सब कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस। अगर ये प्रोटीनेशियस हैं, हेलो, अगर ये प्रोटीनेशियस हैं तो कैसा काम करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा काम करेंगे बच्चे, एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब अब यहाँ पे मैंने ये इंट्रा सेलुलर का डायग्राम लेके आया था NCERT का। ये तो सब इंट्रा सेलुलर वाले कौन होते हैं, स्टेरॉयडल, स्टेरॉयडल और आयोडीनेटेड, मतलब थायरोक्सिन। स्टेरॉयडल और आयोडीनेटेड ऐसे हार्मोन होते हैं जो डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार करके अंदर चले गए। और एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन आ जाते हैं, बाकी सब। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, बाकी सब जितने भी हैं वो कौन से हैं बच्चे, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने FSH LH को बुलाया, FSH LH क्या डायरेक्टली एक काम कराना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। पहले इनको स्पेसिफिक एक सिग्नलिंग के लिए सेल मेम्ब्रेन पे जाना पड़ेगा। हाँ जी, जहाँ से कौन बनेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर के नाम आपने सुन रखे होंगे, साइक्लिक, AMP, हाँ जी बिल्कुल सुना है, कैल्शियम+2, हाँ जी, और एक इंडोल फोस्फेटिक एसिड IP3। खैर इनके फुल फॉर्म तो याद नहीं रखना, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। और जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर काम करना स्टार्ट करेंगे, ये पहले फिजिकल फिर बायोकेमिकल चेंजेस करेंगे, जिससे आपके पास स्पर्म बनना स्टार्ट होंगे। सुन रखा ना इतना तो, हाँ हाँ। अब NCERT की एक चीज़ और, मैं जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ। जो NCERT ने ट्रांसफर सेक्शन दिया स्पर्म, मतलब आपने देखा होगा लेडिक सेल से यहाँ पे दिख रही हैं आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस बनती हुई दिख रही है। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस बनती हुई दिख रही है, तुम्हें देखने को दिखेगा कि वहाँ पे आपके पास क्या है, सर्टोली सेल्स भी हैं। और बीच में आपके पास कौन सी सेल्स हैं बच्चे, लेडिक सेल। बीच में कौन सी सेल है, लेडिक सेल। अब ध्यान सुनना, हम सबको पता है लेडिक सेल क्या बनाती है बच्चे, टेस्टोस्टेरोन। NCERT डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन नहीं लिखती, क्या लिखती है, एंड्रोजन। हाँ जी, तो मैं नहीं लगता ये डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देंगी क्या लेडिक सेल, नहीं। कौन स्टिमुलेट करेगा आके, LH। और LH को ही मेल्स में क्या कह देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब मेरा मन तो था कि मैं ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा दूँ, लेकिन या फिर मैं इसको अलग से बना के आपको भेजता हूँ। तो मैंने अभी आपसे बोला क्या कि अपन के पास GnRH आया, बिल्कुल आया। GnRH ने स्टिमुलेट किया FSH और LH के लिए, स्टिमुलेट किया कहाँ से, एंट्रोपिट्यूटरी से। और एक और चीज़, एंट्रोपिट्यूटरी से जैसे ही स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम होता था, याद करिए, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। याद है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन होती थी जो एंट्रोपिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी, FSH LH आ जाएगा। और जैसे ही FSH LH आएगा वो सबसे पहले क्या कराएगा, FSH, नाम ही है बे। जैसे फीमेल्स में इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे क्या रहेगा, FSH, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। FSH क्या करता है मेल्स में, FSH स्टिमुलेट करेगा कौन सी सेल्स को, सर्टोली सेल्स। और जैसे ही सर्टोली सेल्स को इसने स्टिमुलेट किया, वो क्या कौन सी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए मुझे एंड्रोजन भी चाहिए, मतलब टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए। तो LH जो आएगा, LH को मेल्स में अपन ने क्या बोला था, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट कर देगा, लेडिक सेल को। हाँ जी बिल्कुल, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या बनने लगेगा, टेस्टोस्टेरोन। और ये पूरी प्रोसेस चल जाएगी, किसका नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और आपके पास क्या बन जाएंगे, क्यूट से स्पर्म। अब मैं ये ले तो आया था, सुनो तो सही, सुनो। अब देखना, सुनना, थोड़ा सा सुनना। मैंने NCERT कहती क्या है, आपके पास हार्मोन है जो कि ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन मतलब स्टीरॉयड वाला होगा, बिल्कुल होगा। अब ये अगर स्टीरॉयड वाला हार्मोन है, देखो ये क्या लिपिड मेम्ब्रेन को पार करके अंदर चला गया, हाँ जी बिल्कुल चला गया, मतलब लिपिड सॉल्युबल था। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आपके पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को डायरेक्टली अंदर, मतलब डायरेक्टली अंदर पार करके उसने जीनोम में चेंज करा दिया, मतलब डायरेक्टली जीनोम में चेंज कराया। और आप सब जानते हैं कि आपके पास जो जीनोम है, मतलब जो आपके पास DNA है, जीनोम को वैसे कहते हैं हैप्लो सेट ऑफ जीन्स। हाँ जी, तो ये जो आपके पास जीनोम है, जीनोम से अपन लोग DNA से क्या बनाते हैं, RNA। अब तुम याद करो, जब DNA से RNA बनाते हो, जिसको अपन क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, ये तो आपको याद होगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या ट्रांसक्रिप्शन जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पूरा DNA, तो मतलब पूरे DNA को अपन ट्रांसक्राइब कर देते हैं, नहीं। क्या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस DNA का ट्रांसक्राइब होता है, हाँ। अरे भाई साहब, जैसे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आया, जैसे यहाँ पे फीमेल का लिखा है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन इस DNA के सेगमेंट को चेंज करेगा, मतलब जीनोम से बाइंडिंग करेगा, तो फीमेल में ईस्ट्रोजन क्या कराता था, अबे याद करो, फीमेल में ईस्ट्रोजन क्या कराएगा, आपके पास डेवलपिंग फॉलिकल्स थी, बिल्कुल थी। डेवलपिंग फॉलिकल ने क्या रिलीज कराया था, ईस्ट्रोजन, हाँ जी बिल्कुल कराया था। और ये ईस्ट्रोजन करेगा क्या, यूट्रस की लाइनिंग पे काम करेगा, किस पे, यूट्रस की लाइनिंग। उसको थिक करेगा या थिन, थिक करेगा भाई साहब। यूट्रस की लाइनिंग को क्या करेगा, थिक, मतलब तैयारी करेगा किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। अब आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपके पास क्या बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड की लंबी सी चेन, जिसे अपन लोग बोल देंगे प्रोटीन। प्रोसेस का नाम बोलो, ट्रांसलेशन। पहले आपने कराया ट्रांसक्रिप्शन, फिर आपने कराया ट्रांसलेशन। और जैसे ही ट्रांसलेशन हो जाता है तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स,
मतलब कि अब टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। हेलो। सेकंड, जैसे यहाँ पे अपन ईस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं तो भाई साहब यूट्रस की लाइनिंग थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मान लो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे प्यूबर्टी की एज पे। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रही बात? अच्छा, अब जैसे एक लाइन है जाते जाते एक लाइन और, क्योंकि मैंने बोल दिया था ट्रांसक्रिप्शन, तो मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी कहती है, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी कहती है, मैं ट्रांसक्रिप्शन की लाइन उठा रहा हूँ। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसमें एक लास्ट स्टेप आती है जिसका नाम क्या होता है बच्चे? टर्मिनेशन। सुन रखा है आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। एनसीईआरटी कहती है कि टर्मिनेशन में आपके पास एक फैक्टर आता है प्रोकैरियोट में जिसका नाम होता है रो फैक्टर। हाँ, हमें सबको रटा हुआ है कि इनिशिएट करने के लिए सिग्मा आएगा, टर्मिनेट करने के लिए रो फैक्टर आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो रो फैक्टर होता है इसकी हेलिकेज जैसी एक्टिविटी होती है। क्या ये सही है या नहीं है, तुम्हें आंसर बताना है। अरे सॉरी, ये तो सर को भेजना है, सर आपको आंसर बताना है कि रो फैक्टर जो होता है क्या इसकी हेलिकेज जैसी एक्टिविटी होती है या नहीं होती। और अगर होती है तो फिर मैं भी रीज़न बताऊंगा ही, या फिर आप बताइएगा। चलिए, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। और सर थोड़ा सा टाइमिंग की इशू थी, नहीं तो मतलब जब 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तो और ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय।